Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is उर्वी शाह. इस YouTube चैनल पे मैं आप लोगों को साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कवर कराने वाली हूँ. आई होप आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आएगा. इस YouTube चैनल में हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 11th की पहली यूनिट का पहला चैप्टर विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड. आप लोगों को स्लाइड देख करके समझ आ ही गया होगा कि हम द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं. लिविंग वर्ल्ड चैप्टर ऐसे तो थोड़ा लंबा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि इसको आपको 3 क्लासेस में कंप्लीट करा सकूँ. एंड विदाउट वेस्टिंग सम टाइम मैं आज का जो सेशन है वो शुरू करती हूँ. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में. अब जब टॉपिक का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे विच इज़ अबाउट लिविंग. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आप इन्हीं सब चीज़ों को चेकलिस्ट करके एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं. एंड डोंट थिंक इट कि ये सारे टॉपिक्स आपके कहीं काम नहीं आने वाले हैं. दीज आर दी बेसिक फिनोमिनन्स और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है जो आपके आगे की सभी पढ़ाई में बहुत काम आने वाले हैं. इसीलिए कहा जाता है कि द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है बहुत ही फाउंडेशनल चैप्टर होता है. इसमें आपकी जो बेसिक होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं. सो जस्ट माइंडफुली इसको समझने की कोशिश करना. ओके, सो स्टार्ट हियर. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं, वो बेसिक चीज़ है कि एक जो लाइफ है वो यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स से बनता है. यानी कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जब एक्यूमुलेट होते हैं और वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सेस को शो करते हैं. उसको ग्रोथ कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन. ये सारी काइंड की जो चीज़ें हैं ये आपकी बॉडी में आगे चल कर के शो होती हैं. यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और यूनिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है. बेसिक मतलब ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें मिल करके जब एक बड़ा कुछ पार्ट बनाती हैं, सो उसी को हम बेसिक लैंग्वेज में लाइफ कह रहे हैं. सो जो लाइफ है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि आगे हमने पढ़ा कि ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू चलती है. सो केमिकल रिएक्शन जब एक बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में हो रही है, सो इसीलिए हम उसे बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की. सबसे पहले तो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स सब दी हुई हैं विच आर ग्रोथ, शेप एंड साइज, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे. सो व्हाट आर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? मूविंग ऑन. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आती है विच इज़ ग्रोथ. सबसे पहली एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इसके अंदर क्या बताया गया है, इट इज़ द इंक्रीज इन द मास एंड नंबर ऑफ सेल. मास में बढ़ोतरी होना, सेल में बढ़ोतरी होना, वो एक बेसिक मतलब में ग्रोथ होता है. प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन के थ्रू होती है. लाइक एस ये एक सेल है, इससे बन गई 2 सेल. अब इन 2 सेल्स के अपने आप में 2 अलग अलग और सेल्स बन गई. सो ये एक प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है प्लांट में, अकर्स कंटिन्यूसली. अब एनिमल्स में क्या होता है ना कि ग्रोथ एक सर्टेन एज पर आकर के रुक जाती है. यानी कि अगर एक इन्फेंट बेबी है, उसकी ग्रोथ जो है वो एडोलसेंट तक बहुत मैक्सिमम होगी. उसकी जो ग्रोथ है वो फिज़िकली नज़र आएगी. उसके बाद में जो भी सब चीज़ें होंगी वो उसका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ग्रोथ वहाँ आकर के रुक जाती है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी क्या होते हैं, ग्रो करते हैं. इट्स एन एग्जाम्पल. अब मैं लूँ तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ विच इज़ सैंड ड्यून्स का, जिनको हम बेसिक भाषा में रेत के टीले बोलते हैं. यानी कि हवा जहाँ जहाँ से रेत उठा के लाती है जितनी स्पीड में, और वो रेत अपनी डेंसिटी के हिसाब से जहाँ जहाँ गिरते जाते हैं वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की जो रेत इकट्ठा होती जाती है, और वो मिल करके सब एक्यूमुलेशन के थ्रू एक बड़ा टीला टाइप बना लेती हैं. उसे हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं. सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इस तरीके से ग्रोथ होती है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है शेप एंड साइज.
Living beings have a definite shape and size which get modified to some extent when growth occurs. एक डेफिनेट शेप होता है लिविंग बींग्स में, एक डेफिनेट साइज होती है, जहाँ तक जिस एक्सटेंट तक ग्रोथ होती है वहाँ तक. लिविंग बींग्स हैव कॉल्ड मॉर्फस with definite shape and non-living objects are called as amorphous, क्योंकि उनमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आती है जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स. पेरेंट्स के जैसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना वो रिप्रोडक्शन कहलाता है. ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. आई होप इनका बेसिक मतलब आपको पता होगा, क्योंकि पिछली क्लासेस में इनके लिए थोड़ा बेसिक मतलब आया जाता है. फिर भी मैं इनका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको आगे की क्लासेस में समझाऊंगी. ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और मास. ग्रोथ का मतलब भी यही होता है कि मास में बढ़ना, सेल नंबर में बढ़ना. हेंस जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सेम है. क्योंकि अगर ये एक अमीबा है, इसको ग्रोथ करनी है तब भी ये 2 पार्ट में टूटेगा और अपने लिए अलग अलग और बनाता जाएगा. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना. और अगर फिर भी इसको रिप्रोडक्शन भी करना है तो भी ये इसी तरीके से असेक्सुअली अपने अलग अलग और प्रोजेनी को बढ़ाएगा. इसी तरीके से वो रिप्रोड्यूस करेगा. सो इसीलिए यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होते हैं. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूल्स हैं, वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं. सो इस बेसिस पर हम रिप्रोडक्शन को एक परफेक्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझ सकते ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कई मायनों में सेम होते हैं. और आप उन दोनों को सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम. यानी कि हमारी लिविंग सिस्टम में बहुत सारी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है. ये आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि किन टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती हैं, राइट. सो उनका जो सम टोटल होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं. आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, ये जो भी खाते हैं उन्हें कम्प्लीटली डाइजेस्ट तुरंत हो जाता है, और ये जो भी खाते हैं इनका कम्प्लीटली डाइजेशन तुरंत नहीं होता. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से हैवीनेस फील होती है, राइट. इसीलिए मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सिर्फ ह्यूमंस में बल्कि प्लांट्स में, एनिमल्स में. ये हर जगह पर अपना अपना अलग अलग रोल शो करता है. सो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर हम करते हैं इन विट्रो मेथड में, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शंस. आइसोलेटेड मतलब आप एक लैबोरेटरी में आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू अगर आप ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर करते हैं तो वो लिविंग थिंग्स नहीं हैं, बट वो लिविंग रिएक्शंस ज़रूर है. ओके, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड विद दिस वर्ड्स. इसमें 3 टाइप की रिएक्शंस इसके अंदर आती हैं, जिनमें एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एम्फीबॉलिज्म कहते हैं. एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिविस्ट मेटाबॉलिज्म की होती है, कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिविस्ट मेटाबॉलिज्म की होती है, और एम्फीबॉलिज्म दोनों के लिए होती है. सो हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में. ये है डिफरेंस हम इसमें देख रहे हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बीच. अब इसके नाम से क्लियर हो गया होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ही होता है कि कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस हैं उनका बनना फ्रॉम सिंपलर वन. यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से आप एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं, वो होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट. कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ही होता है कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करना. डिस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े पार्टिकल से आप छोटे 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 पार्टिकल्स बना रहे हैं. सो उसका मतलब ही डिस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट करना, तोड़ना. यानी कि इट्स अ सम टोटल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस, और कैटाबॉलिज्म में सम टोटल ऑफ डिस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस. एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपलर वन, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर. कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े सब्सटेंस सिंपलर वन से बनते हैं, और कैटाबॉलिज्म में सिंपलर सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन. बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे सब्सटेंसेस बनते हैं. एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड रहती है. एनर्जी स्टोर क्यों रहती है? एनर्जी स्टोर रहती है यानी कि आपको इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी कहीं भी ड्रेन नहीं हो रही है. कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, क्योंकि एक बड़े से छोटा आप बना रहे हो
तो यहाँ पे आपकी एनर्जी भी डिवाइड होगी। यहाँ पे अगर आपकी एनर्जी अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग है तो वो मिल करके और बढ़ जाएगी। एनाबॉलिज्म क्या होता है, इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। कैटाबॉलिज्म इज़ रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म करेंगे उनके लिए कैटाबॉलिज्म ज़रूरी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दे आर मेड अप ऑफ सेल, न्यूमरस ऑर्गेनलीज ऑफ सेल कैरीड आउट ऑफ वेरियस कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, यानी कि किस टाइप की सेल कैसे कैसे फंक्शन कैरी करने वाली है वो इसके अंदर आता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनलीज कैसे बनता है, सेल ऑर्गेनलीज से सेल कैसे बनती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, उससे ऑर्गेनिज्म बनता है। सो ये कैसे प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है वो इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बताया गया है। इट मे बी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सब में एक प्रोसेस जो है वो कॉमन चलती है। यानी कि पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स के बाद में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बाद में एटम्स, एटम्स के बाद कंपाउंड के बाद सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। Moving on to the next part, which is consciousness. It is the last characteristics of being a living organism. It is the ability of organism to sense their environment. यानी कि एनवायरनमेंट को सेंस करने की जो एबिलिटी होती है वो इसके अंदर आती है। सेंस करना नॉट ओनली द पॉइंट, इट्स लाइक टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। यानी कि बहुत सारे जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होते हैं उनके प्रति सेंस करना, साथ ही साथ उनके प्रति रिस्पॉन्ड करना। यानी कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म को सेंस करना, केमिकल को सेंस करना, पॉल्यूटेंट्स को सेंस करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कॉन्शियस आप तभी होते हो जब आपको आपके सराउंडिंग का पता रहता है और आपको पता है कि इस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है। देयरफॉर ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। सभी ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग के लिए अवेयर होते हैं। इसीलिए जो ह्यूमंस होते हैं आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म जो कि सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। उन्हें हमेशा पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सेशन। और आज का जो सेशन था वो मैं यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये सेशन आज का पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कमेंट करिएगा आपको क्या पार्ट अच्छा लगा या आपको कोई सुधार देखने की ज़रूरत है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।